हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर तैयब शाह साहब, जो कि NDMA एक्सपर्ट हैं डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया है कि 2025 का पूरा साल जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत गर्म तरीन भी रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर्स जो है वो बहुत तेज़ी के साथ पिघले हैं। थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा इस चीज़ को, और क्या वाकई में इतना नुकसान हुआ है जितना बताया जा रहा है? बिल्कुल। जो ग्लोबल आदादो शुमार के मुताबिक 2025 सेकंड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है। 2024 नॉर्मली कंसीडर किया जाता है कि हिस्टोरिकल रेफरेंस में सबसे वार्मेस्ट ईयर 2024 था। 2025 वो सेकंड वार्मेस्ट, 2024 से कम लेकिन अगेन सेकंड वार्मेस्ट। नाउ 2026 would be considered as third warmest year, and as per the global projections, 2027 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा और वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड ये होगा। तो लास्ट 65 इयर्स में जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं एज पर द डेटा रिकॉर्ड ऑफ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो 2025 भी वार्मेस्ट ईयर था। अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान की हम क्लाइमेट कन्फिगरेशन देखें, हम कंसिडर्ड होते हैं हाइपर क्लाइमेटिक वेरिएशन वाला कंट्री, यानी नॉर्थ टू साउथ पाकिस्तान का क्लाइमेट पैटर्न काफी डाइवर्स है। नॉर्दर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान ग्लेशिएटेड रीजन है, वहाँ पे स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान के ग्लेशियर प्रोफाइल को। एंड अनफॉर्चुनेटली जो नॉर्थ रीजन ऑफ पाकिस्तान है, इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर में एनॉमलीज यानी टेम्परेचर बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का जो सदर्न रीजन है और प्लेन इंडस प्लेन है, ये अब इसकी भी अगर क्लाइमेटिक कन्फिगरेशन देखें तो यहाँ पे भी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट पहुंचता है 50 एंड 50 क्रॉस करता है, पर्टिकुलरली दादू, कंबर, शदादकोट, लारकाना एंड ऑल्सो तुर्बत और सेंट्रल मकरान रीजन का। नॉर्थ टू साउथ पाकिस्तान में एक हाइपर क्लाइमेटिक वेरिएशन है, अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरिएशन नजर आता है। यानी विंटर की जो टेम्परेचर पाकिस्तान के नॉर्थ में है और समर की जो टेम्परेचर पाकिस्तान के सेंट्रल एंड साउथ में है, उनमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का एक टेम्परेचर वेरिएशन, इट इज नोन एज हाइपर क्लाइमेटिक वेरिएशन, जिसकी वजह से पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज फोर्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द फेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड अनफॉर्चुनेटली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो जर्मन वॉच हो, क्लाइमेट चेंज। डॉक्टर साहब, इसमें हमारा कसूर, पाकिस्तानियों का कितना कसूर है? अच्छा, इसमें एक अगर देखा जाए फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, तो पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, इट इज लेस देन 1%, 0.89% एक्चुअल फिगर है। एंड नॉर्मली अगर कसूर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है जो कि ग्लोबल लैंड सरफेस टेम्परेचर या सी सरफेस टेम्परेचर को बढ़ाता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को, ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन। हमारे पाकिस्तान में जो टोटल नेट कंट्रीब्यूशन है टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वो मिनिमल है, लेकिन इसका इफेक्ट ऑन पाकिस्तान सबसे ज्यादा एग्रीवेटेड है। दैट इज वाई रिस्क इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान 4th नंबर पे आता है और कंट्रीब्यूशन में पाकिस्तान का एक मिनिमम इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। बट क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ट्रांस बाउंड्री, ट्रांस रीजनल और ग्लोबल फिनोमिनन है और इसका एक टेली क्लाइमेटिक इफेक्ट होता है, मीनिंग दैट कोई भी एक्टिविटी नॉर्थ और साउथ रीजन में हो रही हो अराउंड द ग्लोब, उसका इफेक्ट उन्हीं रीजन्स पे होगा जो कि क्लाइमेट के लिए जीरो कंसिडर होते हैं। और साउथ एशियन रीजन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन ये नॉर्मली कंसिडर होते हैं ग्राउंड जीरो फॉर द क्लाइमेट चेंज। इसका भी एक रीजन है, पाकिस्तान एंड साउथ एशिया और द एशिया इन लार्ज, इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड और इट शेयर्स इट बाउंड्री विद द वार्मेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन ओशन सबसे वार्मेस्ट ओशन है और एशिया का साउथ एशियन रीजन सबसे वार्मेस्ट लैंड है। अगर दो वार्मेस्ट नेचर मिल जाए, सी सरफेस एंड एज वेल एज लैंड, तो इससे एक हाइपर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं। देन पाकिस्तान एंड ऑल्सो जो साउथ एशिया का नॉर्थ रीजन है जो कि हिंदू कुश हिमालयन कराकोरम रीजन, इसमें सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं आफ्टर अफ्रीकन एंटार्क्टिक रीजन, यानी इसको थर्ड पोल भी कंसीडर किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली स्लाइट इंक्रीज इन द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द नॉर्थ रीजन हिंदू कुश हिमालय, उसकी वजह से एक एग्रेसिव मेल्टिंग होती है और एग्रेसिव नेचर ऑफ डिफरेंट फ्लैश फ्लड, पेलुवियल फ्लड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लडिंग एग्रीवेट होती है। यानी पाकिस्तान एंड साउथ एशिया इन जनरल
ये एक क्लाइमेट चेंज के लिए ग्राउंड जीरो या मोस्ट वल्नरेबल कंसीडर किया जाता है। इसी पॉइंट को जो कहना चाहता हूँ कि बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द आंसर दैट आई वांट आउट ऑफ यू। डिजास्टर रिस्क असेसमेंट को आप हेड कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। फर्टाइल क्रेसेंट जो बर्थ प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर समझा जाता है इस दुनिया के अंदर, जो मिडल ईस्ट यानी कि मॉडर्न डे इज़राइल, लेबनान, ईरान के कुछ पार्ट्स और ये चीज़ें, यहाँ पे हमें आज को ज़्यादा एरिया हैबिटेबल नज़र नहीं आ रहा, डेजर्ट बन चुका हुआ है। और बर्थ प्लेस थी एग्रीकल्चर की, कि जहाँ से बाकी दुनिया ने सीखा कि फसलें लगाई किस तरह जाती हैं और उठाई किस तरह जाती हैं। पाकिस्तान, आपने अभी बताया, मेरे लिए भी नई इन्फॉर्मेशन थी कि साउथ एशिया का ये जो रीजन है ये ग्राउंड जीरो कंसिडर किया जाता है क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए। हम लोग किस ट्रैजेक्टरी पे हैं? किस 2027 इज एक्सपेक्टेड टू बी फार वर्स देन व्हाट वी सॉ इन 2020 एग्जैक्टली। तो हम लोग किस ट्रैजेक्टरी पे हैं? कितना बड़ा इस वक्त ये सायरन है जो बज रहा है? जी, ये अगर हम बात करें लॉन्ग रेंज प्रोजेक्शंस ऑफ डिफरेंट डिजास्टर्स, तो जितनी भी प्रोजेक्शंस हैं वो डिटरमिन कर रही हैं, जैसा कि एज यू सेड कि एल नीनो का ईयर है, ये एल नीनो स्ट्रेंथन होगा मोर इन द एंड ऑफ 2026 और इसका इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस होगा 2027 में। एल नीनो ईयर इटसेल्फ मींस द वार्म फेज ऑफ क्लाइमेट। तो अभी जिस साइकिल से हम गुजर रहे हैं, इट इज अ वार्म फेज, तो 2027 में मैच्योर्ड एल नीनो वुड ब्रिंग मोर एग्रेसिव इफेक्ट्स ऑन द एंटायर डिजास्टर लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। अगर लॉन्ग रेंज प्रोजेक्शंस में देखें तो एल नीनो से नॉर्मली मॉनसून की बारिशें डिस्टर्ब हो जाती हैं। बारिशें नॉर्मल जिसको हम कहते हैं रेन्स, उसके बजाय कन्वेक्टिव तेज बारिशें या लोकल इनंडेशन की तरह की बारिशें होती हैं। बारिशों का भी दौरानिया कम दौरान में ज्यादा हो जाता है। नॉर्थ रीजन में टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट होते हैं। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, डेब्रिस फ्लो, रॉक फॉल, glacial lake outburst flooding and several mountainous hazards ज्यादा pronounced होते हैं। बात की जाए रिवर फ्लोज की, नॉर्मली पाकिस्तान के जो रिवर के फ्लोज हैं इनमें 80% कंट्रीब्यूशन हमारे ग्लेशियर मेल्टिंग से होती है। 20% इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज जो रेन फेड आपके रिवराइन फ्लोज हैं। अब नॉर्मली ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से आपकी रिवर के ऊपर भी एक स्ट्रेस आता है, और हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रेस पर्टिकुलरली कि जब आपकी ग्लेशियर्स ज्यादा मेल्ट करेंगे तो उस टाइम पे रिवर का फ्लो ज्यादा होगा, शायद जिस टाइम पे हमें रिवर का ज्यादा फ्लो चाहिए भी नहीं। फॉर इंस्टेंस रिवर काबल देख लें। एक सवाल मैं कर लूं छोटा सा, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। सवाल ये है कि आर वी डूइंग इनफ? क्या हमने जो फंड्स एलोकेट हम करते आए हैं या कर रहे हैं, या जो हमारी अप्रोच है माफ़ कीजिएगा, जो हमारी अप्रोच है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की, उसके असरात को टैकल करने की, क्या वो ठीक है? डायरेक्शन ठीक है हमारी? जी, गवर्नमेंट की जो ट्रैजेक्टरीज डेवलप्ड हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड आल्सो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और द नेशनल एडॉप्टेशन प्लान, उसमें जो सेगमेंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन है एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। एंड अभी भी आई थिंक कि हमें क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट को मोर सीरियस लेना होगा। अभी भी हम सीरियस नहीं ले रहे, हालांकि असरात हमारे सामने खड़े हुए हैं। इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या हो सकती है? डॉक्टर तैयब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका के अंदर, यूरोप की किसी कंट्री के अंदर एक कंपनी या एक इंडस्ट्री काम कर रही है और वो अपना फुजला जो है वो समंदर के अंदर डाल देती है, तो उसका नुकसान उस मुल्क को नहीं हो रहा बल्कि एक्यूमुलेट होते हुए हमारी जैसी कंट्री, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को हो रहा है। हालांकि इसमें पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं है। कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। कोई भी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अब नहीं चल सकता इस दुनिया के अंदर। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे।